मोदी सरकार की सहकारिता मंत्रालय बनाने की घोषणा पर कांग्रेस क्यों परेशान है, आज उसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण देकर समझाऊंगा। बाप बैंक का चेयरमैन और बेटा डायरेक्टर मिलकर किया कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाला। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात भी शायद यही है। दिल्ली सरकार के आरसीएस कार्यालय के नियंत्रण में चलने वाला यह कोऑपरेटिव बैंक समूह राजधानी का सबसे बड़ा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जिसकी 70 विधानसभाओं वाले राज्य में 50 से अधिक बैंकिंग शाखाएं हैं। फिर भी यह कोऑपरेटिव बैंक दिल्ली के 2 कांग्रेसी नेताओं की पुश्तैनी जागीर बनकर रह गया है। बाप चेयरमैन और कांग्रेस का पूर्व विधायक, बेटा कांग्रेस की टिकट से मौजूदा निगम पार्षद और साथ ही बैंक में डायरेक्टर। फिर तो होना ही था गड़बड़ घोटाला, और हो भी गया। यहाँ यह भी याद दिला दूं कि मुंबई के पीएमसी बैंक घोटाले में आरोपी माननीय शरद पवार जी इस बैंक चेयरमैन डॉक्टर विजेंदर सिंह के कोऑपरेटिव गुरु भी हैं। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधन में चेयरमैन डॉक्टर विजेंदर सिंह खुद नांगलोई से 2 बार पूर्व विधायक रह चुके हैं, और उनका बेटा मनदीप शौकीन अभी मौजूदा निगम पार्षद है। बावजूद इसके चेयरमैन साहब ने अपने बेटे मनदीप शौकीन को बैंक के प्रबंधन में गुपचुप तरीके से डायरेक्टर बना रखा है, और बाप बेटे दोनों मिलकर इस कोऑपरेटिव बैंक में सालों से रिश्वत लेकर अपने रिश्तेदारों और राजनीतिक जानकारों की भर्तियां करते रहे हैं। मसलन इस बैंक की मौजूदा एमडी अनीता रावत को गुपचुप तरीके से बिना दिल्ली सरकार से राय मशवरा किए चेयरमैन विजेंदर सिंह ने सिर्फ 25 दिनों में 3 बार प्रमोशन देकर एमडी बना दिया। इसी दौरान इन बाप बेटे की जोड़ी ने बैंक में स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पर भर्ती हुए राकेश पवार को भी एडिशनल एमडी बना दिया। इसी तरह अनीता रावत की नियुक्ति भी एडमिनिस्ट्रेटर एसएन बंसल ने डायरेक्ट की थी। अगर बैंक सूत्रों की इस जानकारी को सही माने तो कि अनीता रावत के पिता उनके ड्राइवर थे। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर के ड्राइवर की बेटी होने के नाते अनीता रावत की शुरुआती भर्ती भी अवैध है, क्योंकि इस भर्ती के लिए ना तो अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित हुआ और ना ही किसी अन्य नियम का पालन किया गया। इसके बाद देख लीजिए, आज वही अकाउंट ऑफिसर अनीता रावत दिल्ली के सबसे बड़े स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है। इतना ही नहीं, मौजूदा समय में अनीता रावत के 9 रिश्तेदारों का बैंक में नौकरी पर लगाए जाने का भी हमारे पास दस्तावेज है, जिसमें 5 रिश्तेदार तो दरियागंज में अनीता रावत के साथ ही नौकरी कर रहे हैं। यह तो हुई इस बैंक की बात। अब दूसरी तरफ ध्यान दीजिए। पहले तो चेयरमैन विजेंदर सिंह ने बेटे को बैंक में डायरेक्टर बनाया, फिर अनीता रावत को गलत तरीके से बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, और दूसरी तरफ बैंक एमडी अनीता रावत के बेटे को नैफेड में डायरेक्टर बना लिया। हो गया ना, हम दो हमारे दो वाला कांग्रेसी फंडा उल्टा कांग्रेस पर ही लागू। हमारे पास मौजूद दस्तावेजों और ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक तो चेयरमैन विजेंदर सिंह इस भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने अपने हर रिश्तेदार को इस बैंक में किसी न किसी पोस्ट पर भर्ती कर ही रखा है। शायद इसीलिए कांग्रेसियों पर अक्सर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई कांग्रेसी नेता दिल्ली के किसी कोऑपरेटिव बैंक के 50 से अधिक ब्रांचों में
अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर रहा है, तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा, बल्कि मेरा तो बस इतना इरादा है कि आप सभी समझ सकें कि अगर इन रिश्तेदारों को ही रिश्वत लेकर नौकरी देनी है तो फिर जो मिडिल क्लास के लाखों लोग अपने बच्चों को बैंकिंग की तैयारी करवाते हैं, केजरीवाल सरकार उन्हें कह दे कि भाई मैं गोवा के बेरोजगारों का मुख्यमंत्री हूँ, उनको बेरोजगारी भत्ता भी दूंगा और दिल्ली के बेरोजगार युवाओं के लिए सिर्फ होर्डिंग, विज्ञापन, फ्री बिजली और फ्री पानी देकर कोऑपरेटिव बैंकों में रिश्तेदारों की भर्ती करूंगा। मतलब कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की सरकार होने का लॉलीपॉप दिल्ली के बेरोजगार युवाओं की अब किस्मत बन चुकी है। दोस्तों, हमेशा ईमानदार पार्टी होने का ढोल पीटने वाली केजरीवाल सरकार की नाक के नीचे इस कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती घोटाला सहकारिता मंत्री और आरसीएस कार्यालय के अधिकारियों की नज़रों के सामने खुलेआम हुआ। इस घोटाले के मास्टरमाइंड कांग्रेसी नेता डॉक्टर विजेंद्र सिंह नेफेड के भी मौजूदा चेयरमैन हैं और अपनी आदत के मुताबिक इस कांग्रेसी घोटालेबाज ने नेफेड को भी 1600 करोड़ से अधिक का चूना लगाया और इसके खिलाफ जांच में रिकवरी के ऑर्डर भी हुए, पर तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने मामले को दबा दिया और नतीजा देख लीजिए, आज ये फिर उसी नेफेड का चेयरमैन बना बैठा है। आप इसकी हिम्मत और राजनीतिक पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये कांग्रेसी चेयरमैन अभी बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने जा पहुंचा था, जबकि जुलाई 2020 में दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर इस बैंक के खिलाफ दफा 61 की जांच के आदेश आरसीएस कार्यालय को दिए जा चुके थे, पर 1 साल तक आरसीएस कार्यालय जांच को टालता रहा। फिर जनवरी 2021 में आरसीएस कोऑपरेशन दविंदर सिंह ने 1 महीने में फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की रिपोर्ट देने का आदेश दिया। पर दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि आज तक पीड़ित ललित कुमार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली और ना ही आरसीएस कार्यालय ने बैंक पर कोई कार्रवाई की। दफा 61 की जांच के आदेश को दबाकर आरसीएस कार्यालय ने इस बैंक प्रबंधन की घोटालों में एक तरह से मदद ही की है। कोऑपरेटिव बैंकों में जनता का पैसा जमा होता है और बैंक उसके पिताजी की कोई पुश्तैनी या राजनैतिक संपत्ति नहीं है। बैंक चाहे कोऑपरेटिव हो, प्राइवेट हो या सरकारी, उस पर देश का हर संवैधानिक कानून लागू होता है। बैंक चेयरमैन जिस पैसे से प्रबंधन के रिश्तेदारों को करोड़ों रुपए सैलरी बांट रहा है, वो असल में खाता धारकों की गाढ़े पसीने की कमाई है। बैंक में रिश्तेदारों की भर्ती करके इन भ्रष्टाचारियों ने दिल्ली के युवाओं का, आपके और हमारे बेरोजगार बच्चों का हक मारने का काम किया है।